हेलो 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 माइक चेक। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? विवेक यादव आ चुके हैं क्लास में। रितेश, पुष्पेंद्र, जुनेद, प्रियंका, शिद्दत, शिवम, अंशिका, काजल। हाँ भाई, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल सभी के, कैसे हैं सभी? राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो आज हमारी सरल रेखा में गति की लेक्चर नंबर 5 या 5th क्लास, 5वीं क्लास सरल रेखा में गति की। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले? हाँ, टेस्ट होगा, टेस्ट होगा इस संडे, टेस्ट होगा। एमपी में बारिश हो रही है। हाँ, एमपी में बारिश हो रही है, हमारे दिल्ली में भी बारिश हो रही है। अभी तो गुड़गांव में भी बहुत बारिश हो रही है। अभी मैं तो क्लास में था, फिर अभी मैं थोड़ा सा ऐसे बाहर दिखने गया। अरे भाई साहब, नदियां बह रही थी बाहर, रोड नाले बन चुके हैं। भोपाल में ओले गिर रहे हैं। यहाँ की बारिश को देख के और जैसे रोड भर जाते हैं, मुझे लगता था कि गाड़ी के साथ साथ एक नाव भी खरीद ली जाए, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होगी। बिहार में भी हो रही है, यूपी में भी हो रही है। अरे भाई साहब, चलिए, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आज मेरा बर्थडे है, भूमि बेटा, हैप्पी बर्थडे। भगवान करे अगले साल आप एक एमबीबीएस के कॉलेज में पहुंचे और एक बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचे। चलिए, ओके। छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो रही है, जयपुर में बवंडर आ चुका है। चलो कोई बात नहीं, दिल थाम के बैठे। हम करते हैं क्लास की शुरुआत, लेक्चर नंबर 5। आज मेरा बर्थडे। बेटा अपना नाम लिखो एक बार। कल की छुट्टी रहेगी क्या? ये तो बहुत खतरनाक सवाल पूछ लिया। पार्थ सर बताएंगे अब आपको कल की छुट्टी रहेगी या नहीं रहेगी। पार्थ सर बताएंगे, है ना। मतलब मैं नहीं बताना चाहूंगा, पार्थ सर बताएंगे, क्योंकि तब तक हम एक बार डिस्कस कर लेंगे कि हमने डिस्कस किया था, लेकिन हम लोग सोच रहे कि, है ना, लास्ट ईयर भी छुट्टी नहीं हुई थी, तो अभी तक हमने कभी, मतलब हमारी भी छुट्टी नहीं, मतलब हम भी ऑफिस आएंगे, हम भी काम करेंगे, तो हम सोच रहे क्लास ही रख ली जाए फिर। चलो, जबलपुर तक बारिश हो रही है। चलिए, ओके, बहुत सारी बातें हो गई, है ना। मौसम की जानकारियों को हम यही करते हैं खत्म। हम करते हैं क्लास की शुरुआत। बांगड़ बिल्ला भी आएगा, पढ़ते अभी हम। सरल रेखा में गति में हमें आज क्या पढ़ना है? हम त्वरण तक कहानी कर चुके हैं, हमें गति के समीकरण पढ़ना है और साथ ही साथ गति का आलेखीय विश्लेषण भी हम। अच्छा, आलेखीय विश्लेषण से पहले हम गुरुत्व के अधीन गति देखेंगे, फिर हम आलेखीय विश्लेषण देखेंगे और आपेक्षिक गति, है ना। तो यह आपेक्षिक गति जो है वो वैसे तो नीट में द्विबी में आपेक्षिक गति हटा दिया है, मतलब एनसीईआरटी में से, लेकिन एक बार अब हम देखेंगे, हम पढ़ लेंगे बेसिक इसका, है ना। और अगर नीट में आएगा तो फिर आने वाले समय में इसके और क्वेश्चंस भी कर लेंगे। अब मैंने आपको 2 सवाल दिए थे, है ना, 2 सवाल दिए थे जो थे बहुत ही जोरदार। एक समान त्वरण, हाँ, एक समान त्वरण भी हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। उससे पहले मैंने आपको 2 सवाल दिए थे बहुत ही जोरदार। एक बार पहले वो 2 सवाल कर लेते हैं, बाकी हमें बहुत सारे क्वेश्चन आज की क्लास में प्रैक्टिस करने हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल था कि कहीं पर अगर यदि त्वरण 0 है और वेग भी 0 है, क्या यह संभव है? पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, चौथी। हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे लिख दूं मैं, लेकिन कंडीशंस वही होगी। हाँ भाई, इनमें से क्या क्या संभव है जल्दी जल्दी बता दो। क्या इसी सीक्वेंस में लिखा था? ABCD चारों यही थे। छुट्टी दे दो प्लीज। ये बेटा पार्थ सर बताएंगे अब आपको। 4 चीजें थी, 4 चीजें थी।
अच्छा, अपना नाम लेने के लिए बच्चे झूठ बोल देते आज मेरा बर्थडे है। अरे गजब। चलो, हाँ, तो अब इसमें से कौन कौन सी कंडीशन पॉसिबल होगी? पहली कंडीशन कि सर अगर त्वरण शून्य है, वेग भी शून्य, क्या यह संभव है? बिल्कुल ये बात संभव है। वस्तु अगर विराम अवस्था पे है, विराम अवस्था पर है वस्तु, तो अगर विराम अवस्था पर है इसका मतलब क्या हुआ? वेग भी शून्य है, त्वरण भी शून्य है, रुकी भी कहानी खत्म, पैसा हजम। पहली कंडीशन पॉसिबल होगी। दूसरी कि सर त्वरण शून्य है लेकिन वेग अशून्य है। बिल्कुल यह हो सकता है कि त्वरण शून्य है ना, मतलब क्या हुआ? एक समान गति कर रही है वस्तु। अच्छा, एक और छोटी सी बात यार, है ना, उस दिन मुझे अभी याद आया, शायद मैंने उस दिन बोली नहीं थी। क्या? अब जहां पर मैंने कॉपी के पन्ने पलटाओ और जहां पर मैंने आपको वो बताया था ना, एक समान वेग और असमान वेग, एक बार कॉपी के पन्ने पलटाओ और कॉपी के पन्ने पलटाओ और एक बार देखो जहां पर मैंने आपको बताया था एक समान वेग और असमान वेग, एक समान वेग असमान वेग, मैंने बताया था आप लोगों को। देखो अभी दो तीन दिन पहले क्लास में जहां पर मैंने एक समान वेग और असमान वेग बताया था ना, उसके ब्रैकेट में लिख लेना एक समान वेग को एक समान गति भी कहते हैं। अगर एक समान गति बोल रहे हैं मतलब एक समान वेग है, तो एक समान गति या एक समान वेग भी बोल सकते हो आप। तो वस्तु एक समान वेग से गति करे या एक समान गति करे, बात एक ही है। अच्छा, इसी प्रकार से तीसरी कंडीशन कि सर त्वरण भी शून्य नहीं है, वेग भी शून्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। ये क्या हो सकता है कि वस्तु त्वरित गति कर रही हो, त्वरित गति कर रही हो या कर रही है। सर त्वरित गति क्या कहने का मतलब क्या हो गया कि सर हम ऐसे ही गाड़ी चलाए जिसमें, हाँ, चलती हुई वस्तु और जिसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, जिसमें त्वरण हो रहा है, स्पीड बढ़ते जा रही है समय के साथ उसकी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वह एक समान त्वरण से या किसी भी प्रकार के त्वरण से गति कर रही है ना। अब लास्ट वाली बात है कि पॉसिबल है या नहीं है ना, यही है कसौटी जिंदगी की कि त्वरण नॉट इक्वल टू जीरो और वेग इक्वल टू जीरो हो जाए। ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है क्या जहां वस्तु में वेग नहीं है लेकिन त्वरण है? ऐसा हो सकता है क्या कि सर वस्तु रुकी हुई है लेकिन उसमें त्वरण लग रहा है? हाँ, सही है, यह भी ऐसा भी हो सकता है। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कभी वस्तु में वेग नहीं है लेकिन त्वरण है? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, बहुत बार हो सकता है। देखो जब भी मैंने क्या बताया था कि तुम्हें हम सरल रेखा में गति का डिस्कशन कर रहे, तो अगर मान के ट्रेन चली और उसे वापस इधर आना है, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा? उसके लिए कहीं नहीं रुकना पड़ेगा, फिर वापस इस तरफ मुड़ेगी। तो जब भी यू टर्न होता है, कैसा टर्न होता है? यू टर्न मतलब गई और वापस आ गई। तो इसमें इस स्थिति पर त्वरण नॉट इक्वल टू जीरो होगा और वेग इक्वल टू जीरो होगा। और फील लेते हैं इस चीज का, और फील लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर। बिल्कुल सही बात है विकास सीटे। देखो यहां पर अगर मान के चलो कि एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका, तो जैसे ही हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो देखो बॉल ऊपर जाए ना जाए, बॉल रुकी रहे, बॉल नाचे, बॉल टूटे, बॉल फूटे, उससे कोई मतलब नहीं है। त्वरण तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। और कौन सा त्वरण रहेगा? गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण कहां होता है? हमेशा नीचे होता है। धरती मां का प्यार हमेशा नीचे लगेगा। हम सोए, बैठे, उठे, खाए, उछले, गिरे, दौड़े, कुछ भी करे, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे रहेगा और वो हमेशा रहेगा ही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। तो अगर एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका तो गेंद ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे इसका वेग कम होगा। उच्चतम बिंदु पर उसका वेग शून्य हो जाएगा और उसके बाद में उसका वेग फिर से बढ़ने लगेगा। आई बात समझ में? तो ऐसा होगा ही होगा। क्लियर है? तो उच्चतम बिंदु पर उसका वेग
क्या हुआ है, उच्चतम बिंदु पर उसका वेग, उच्चतम बिंदु पर उसका वेग जो है वह शून्य हो गया, लेकिन त्वरण नॉट इक्वल टू 0 होगा, कि त्वरण तो हमेशा लग ही रहा है। आगे बात समझ में? तो चारों की चारों कंडीशंस पॉसिबल है। इसके अलावा दूसरा वाला एक और सवाल मैंने आपको दिया था, मैंने आपको बोला था कि a ग्रेटर देन 0 है और v भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, इसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। छवि बेटा एक बार कहां पर लिखा था मुझे बता दो, हो सकता है कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो मुझसे, लेकिन v dv बटा dx सही है और dv बटा dt त्वरण होता है। हाँ, तो इसकी स्पीड बढ़ रही है घट रही है, बिल्कुल सही बात, इसकी स्पीड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि सर देखो अल्टीमेटली इन चारों को मैं एक शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें बता देता हूं कैसे। अगर मान के चलो यहां पर त्वरण जो है वह नेगेटिव है और वेग भी नेगेटिव है, ठीक है, त्वरण जो है और वेग भी नेगेटिव है, ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन सेम है, सेम है, सेम है। तो आपकी लास्ट क्लास में आप बता देना। चलो देखो भाई, तो यहां पर आवाज नहीं आ रही भाई, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, आवाज कैसे आएगी। देखो तो यहां पर अगर त्वरण ग्रेटर देन 0 है और वेग ग्रेटर देन 0 है, या त्वरण पॉजिटिव है और वेग भी पॉजिटिव है, त्वरण नेगेटिव है वेग भी नेगेटिव है, इन दोनों कंडीशन में स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है उसी दिशा में त्वरण है, उसी दिशा में त्वरण है। हाँ, केजे सर और पार सर आए थे, कुछ बातें कर रहे थे मुझसे, अब मैं थोड़ी ना बताऊंगा तुम्हें, हम तीनों की पर्सनल बात है वो। तो यहां पर कल छुट्टी, हाँ वही डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने बोल दिया पार सर आप बता देना अब, है ना, मैं नहीं बोलना चाहूंगा कुछ, ठीक है। तो पार सर अभी हम लोग एक बार निर्णय, देखो ऐसा होता है ना कि एक दिन, ये ऐसा नहीं कि एक दिन छुट्टी कर दो सर क्या होता है, ठीक है, एक दिन हमने छुट्टी कर दी, लेकिन उसके चक्कर में जब सिलेबस खत्म होना चाहिए था या जो सीक्वेंस में चलना चाहिए था वो सीक्वेंस में नहीं चल पाता ना, फिर तो वो चीजें डिस्टर्ब हो जाती है फिर, है ना, जैसा प्लान रहता है वो प्लान नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने मतलब अभी डिस्कस कर रहे, तो एक बार में क्लास के बाद में फिर हम लोग बैठ लेंगे और फिर हम आपको कल या आज रात मतलब आखिरी क्लास जो होगी उसमें पार से बता देंगे कल है या नहीं छुट्टी। हाँ, छुट्टी मत करो, ठीक है, अब आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। चलिए, तो यहां पर ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, अगर ये दोनों पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से समझो इस चीज को बेटा। यहां पर अब काम की बातें कर लो यार फटाफट। यहां पर त्वरण इस दिशा में है और वेग भी इसी दिशा में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जिस दिशा में वो जा रही थी उसी दिशा में त्वरण भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि त्वरण और वेग दोनों समान दिशा में है, तो इसका मतलब ये हुआ स्पीड बढ़ेगी या इसका वेग बढ़ता जाएगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि सर त्वरण जो है वो नेगेटिव दिशा में है, त्वरण नेगेटिव दिशा में, लेकिन वेग भी नेगेटिव है, तो सर नेगेटिव, अब देखो ये क्वेश्चन क्यों दिया गया आपको, इस बात की गलत फहमी को दूर करने के लिए कि हमेशा नेगेटिव त्वरण जो होगा वह स्पीड बढ़ाएगा या घटाएगा, कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा कि इसमें इसकी दिशा क्या है, वेग की दिशा और त्वरण की दिशा क्या है। देखो यहां पे त्वरण नेगेटिव है, हाँ त्वरण नेगेटिव है, लेकिन फिर भी ये स्पीड बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु भी इधर ही जा रही है, त्वरण भी इधर ही लग रहा है, तो ये स्पीड बढ़ाएगा,
ठीक है। जब त्वरण और वेग एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे तब हम बोलेंगे कि वो स्पीड घटाएगा या वो मंदन होगा। जैसे यहां पे अगर मान के चलो त्वरण ग्रेटर देन 0 है या पॉजिटिव में और वेग नेगेटिव में है, या त्वरण नेगेटिव में है और वेग पॉजिटिव में है, जो 90% केसेस में होता है हमारे साथ। क्या हो रहा है इसमें कि सर यहां पर त्वरण तो इस दिशा में लग रहा है लेकिन वस्तु का वेग इधर था, नेगेटिव में था, तो वो जा रही थी इधर, तुम खींच रहे हो उसे इधर, वो जा रही थी इधर, तुम खींच रहे हो पीछे, वो जा रही थी इधर, तुम खींच रहे हो पीछे। तो इसका मतलब क्या होगा, जाकर रुकेगी और वापस तुम्हारी तरफ आ जाएगी। तो यह क्या हुआ, यह नेगेटिव हो गया, है ना, या यह विपरीत दिशा होगी तो यह स्पीड घटाएगा उसकी। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ऐसा हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है कि यहां पर त्वरण नेगेटिव है लेकिन वेग पॉजिटिव है। त्वरण नेगेटिव मतलब क्या हुआ कि त्वरण इधर है लेकिन वो जा रही थी इधर, वो जा रही थी इधर लेकिन तुमने उसे उस तरफ बल लगा दिया विपरीत दिशा में। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगा, चाल ये वेग और त्वरण का अपोजिट डायरेक्शन होगा, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा होगी तो विपरीत दिशा के लिए, विपरीत दिशा में चाल कम होगी, ठीक है, और ये समान दिशा है, समान दिशा में चाल बढ़ेगी। क्या कोई चीता है जिसने ये दोनों सवाल के चारों पार्ट सही किए थे? दोनों सवालों में चारों पार्ट सही किए थे। वेरी गुड। स्नेहा, प्रियंक, हिमांशु, मुस्कान, शालिनी, नेमू, हिमांशु यादव, हिमांशु मेहरा, इतने सारे हिमांशु, विकास, सुनिधि। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, और आगे बढ़कर हम जो पढ़ रहे थे उसकी तरफ जाते हैं। एक समान त्वरण। तो एक समान त्वरण में कल मैंने आपको बातें बता दी थी कि अगर त्वरण नियत होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं सर, यह एक समान त्वरण है। अब इसमें मैं आपको एक बार, मुझे पता है डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक लाइन में डेरिवेशन करके बता दूंगा। किसका? गति के तीनों समीकरण का। ठीक है, तो गति के तीनों समीकरण का एक बार मैं डेरिवेशन करके बता देता हूं। यहां पे त्वरण जो है वो नियत है। अच्छा सर, हमको पता है इंटीग्रेशन ए डी टी बराबर होगा इंटीग्रेशन डीवी के। अच्छा, अब मैंने क्या माना है, मैंने ये माना है कि सर एक कोई गाड़ी जो है ना, या जब गाड़ी को मैंने देखा, या चिंटू चला अपनी BMW लेकर, तो जब मैंने उसे पहली बार देखा, नजरों से नजरें मिली, नजरों से नजरें मिली, है ना, गाड़ी कोई भी जरूरी नहीं BMW, है ना, कोई भी गाड़ी, स्कूटी पर नजरों से नजरें मिली। तो यहां पर जब मैंने उसे पहली बार देखा तो उसका वेग था u। इसी प्रकार से जब मैंने उसे आखिरी बार देखा या जब तक देखा उसका वेग हो गया v। इस दौरान उसने जो दूरी तय करी उसे मैंने बोला s और समय लगा t। ठीक है, तो अब इसमें हमने बोला कि यह नियत त्वरण है। ये क्या है? नियत त्वरण है। ठीक है, तो u क्या है? u जो है वो प्रारंभिक वेग हो गया, v क्या हो गया? अंतिम वेग हो गया। अगर आपको डाउट हो तो एक बार चलो फटाफट पहले लिख देते हैं हम यहाँ पर। u जो होगा वो प्रारंभिक वेग, जैसे मैंने बता दिया था पिछली क्लासेस में ना, तो ये हो गया प्रारंभिक वेग। v जो हो जाएगा वह अंतिम वेग हो जाएगा, अंतिम वेग। अच्छा सर, प्रारंभिक वेग मतलब क्या? जब वो चलना शुरू हुई वो प्रारंभिक वेग है क्या? नहीं, जब वो चलना शुरू हुई वो प्रारंभिक वेग नहीं है। प्रारंभिक वेग वो होगा जब तुमने उसको पहली बार देखा। हो सकता था वो पहले से चलती हुई आ रही हो, लेकिन जब तुमने उसको पहली बार देखा तब वो होगा प्रारंभिक वेग। जब तक तुमने देखा वो होगा अंतिम वेग। उसके आगे भी चले जाए तो तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जहां से देखा, जहां तक देखा, वो अंतिम और प्रारंभिक स्थिति होगी। और यहां पर ये जो दूरी होगी वो s होगा, टाइम जो होगा वो t होगा। अच्छा सर, इसके अलावा यहां पर अगर
या पहले से चलती आ रही होगी तो उसका क्या करना, नहीं उसका हमें कोई मतलब नहीं है। सर उसके बाद में भी चलती रहेगी तो उससे क्या करना, उससे से भी हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पर जो भी हम समीकरण लिखने वाले हैं प्रारंभिक और अंतिम वेग और ये एत वर्ण के ऊपर या नियत वर्ण के लिए, उसमें बस इतनी सी बात है कि जब तुमने देखा वो पहली स्थिति और जब तक देखा तुमने वो आखिरी स्थिति है। उससे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। कहां से आई थी कहां को जाएगी उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हें बस जितनी देर तुम देख रहे हो उसमें ही क्या हो रहा है वो समझना है। ठीक है, तो यहां पर s जो हो जाएगा s लिख सकते हैं या x लिख सकते हैं, x भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, ये हो जाएगी दूरी और t समय हो गया, t क्या हो गया, समय हो गया। ठीक है, अब यहां पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं सर पहला समीकरण निकालने के लिए इंटीग्रेशन ए डी टी बराबर होगा इंटीग्रेशन डीवी के। ये पुराने क्लासेस में हमने सब डिस्कस किया है, अगर कोई नया बच्चा है तो कृपया करके यहाँ परेशानी इकट्ठी ना करे, दूसरों के लिए स्पेशली। तो यहां पर ये जो ए है, ए तो नियत है तो इसको हमने बाहर रख दिया। अच्छा सर अब समय क्या है, समय 0 से t। अच्छा सर समय हमेशा 0 से, हाँ जब पहली बार देखेंगे तब हम वो टाइम t इक्वल टू 0 मानेंगे, है ना, कि वहां से हुई शुरुआत तो वो हो गया टाइम 0। अब इसके अलावा कहां से देखना शुरू करा, u से, कहां तक देखा, v तक, u से v तक देखा, है ना, तो प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है। तो अब यहां पे करेंगे इंटीग्रेशन, a तो बाहर है, t का इंटीग्रेशन होगा t, dt का इंटीग्रेशन होगा t और v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v ही होगा, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, u से v। तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो हो जाएगा t माइनस 0 और ये हो जाएगा v माइनस, एक बार v रखेंगे एक बार u रखेंगे, v माइनस u। ये छोटा सा डेरिवेशन है, आपको नहीं भी आएगा डेरिवेशन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें तो इससे जो सवाल बनेंगे उसका मतलब होता है। साथ ही साथ अगर आपको ये नहीं जमता तो यह एक्चुअल में हमने पहले ही कर रखा है, क्या, जो हमने त्वरण की परिभाषा लिखी v बराबर a बराबर v माइनस u बाई टी, ये वही एक्चुअल में लिखा हुआ है। तो अगर हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं at बराबर होगा v माइनस u, या u इस तरफ चले जाएगा और यहां से हमारे पास गति का प्रथम समीकरण बनेगा जो होगा v बराबर u प्लस ए टी। क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी, u उधर चले गया, गति का प्रथम समीकरण। आपको केवल इससे ज्यादा मतलब होगा, बाकी आप चाहते तो उसको सीधे सीधे इससे भी कर सकते थे, या आपको बताया त्वरण बराबर होता है v माइनस u बटे में t, त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन बटे में समय, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, at बराबर होगा v माइनस u, या देखो अब ये और ये एक ही चीज बन गई तो u उधर जाएगा तो हो जाएगा u प्लस at बराबर होगा v के। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते थे बिना किसी समस्या के। ये गति का प्रथम समीकरण कहलाएगा। कहां पर यूज करना है अभी हम सीखेंगे। ऑब्वियस सी बात है कहां पर यूज करना है, जब हमारे पास प्रारंभिक वेग दिया हो या प्रारंभिक वेग पता हो, अंतिम वेग पता करना है, त्वरण वगैरह निकालना है, तो उसमें ये वाला समीकरण यूज करेंगे जहां दूरी ना तो दी हो ना तो पूछी हो। अच्छा, अब इसके बाद में दूसरे समीकरण की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरे समीकरण को कैसे डिराइव कर सकते हैं, हमें पता है सर dx भी लिख सकते हैं, ds भी लिख सकते हैं। ये होता है इंटीग्रेशन या dv बटा dt, ये dx बटा dt जो होता है वह dv के बराबर होता है, या dt को इधर ले गया था मैं और मैंने एक और समीकरण बना कर दिया था आपको कॉपी में, कॉपी के पन्नी पलटा कर देख सकते हो, v dt इंटीग्रेशन dx बराबर होता है v dt के। अब यहां पर v क्या है, v क्या है, v है सर अंतिम चाल, ये यहां पर कितना चाल हुआ है, अंतिम वेग। अब ये कितना है ये यहां से पता चला हमें, v बराबर u प्लस ए टी होता है सर, v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो यहां पर गति का द्वितीय समीकरण बन जाएगा v बराबर u प्लस ए टी से क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन v की जगह लिखेंगे u प्लस ए टी डी टी और ये हो जाएगा dx। देखो x भी लिख सकते हैं, s भी लिख सकते, करोड़ बार बोल दिया अभी मैंने बात। ठीक है, s भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है दोनों। अब यहां पे करो इंटीग्रेट तो ये हो जाएगा सर u dt का इंटीग्रेशन, अलग अलग दो पद है तो दोनों को बीच में से तोड़ रहा हूं मैं, और ये a dt का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करो क्या आएगा, ये हो जाएगा ut प्लस a t स्क्वायर बटे में 2,
और ये हो जाएगा x के बराबर। तो ये हो गया गति का द्वितीय समीकरण, जो होगा x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या s भी लिख सकते हैं, कोई दो राय वाली बात नहीं है इसमें। ये जो डेरिवेशन में कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, बस आपको हल्का फुल्का सा आइडिया रहे कि हम करते कैसे, बाकी इनसे ज्यादा मतलब नहीं है आपको। आपको जो मतलब है वो जो गति का द्वितीय समीकरण बना, प्रथम समीकरण बना, वो और उसका यूज जो अभी मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो यह था प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण, और यह हो गया गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, चलो मेरे प्यारे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे तृतीय समीकरण के लिए। गति का तृतीय समीकरण क्या होगा? तृतीय समीकरण देखो, तृतीय समीकरण जो होता है, हाँ डायरेक्ट समीकरण, अरे यार फिर वही वाली बात मैं बोल रहा हूं, जब डायरेक्ट समीकरण याद रख सकता है ना। मैं कभी कभार ज्यादा पढ़ा देता हूं, क्यों? क्योंकि पढ़ाना मेरा शौक है, तो मैं ज्यादा पढ़ा देता हूं बस। चल तुम सीधे समीकरण ही याद रखो। अब यहां पर तृतीय समीकरण क्या होता है, तृतीय समीकरण क्या होता है, उसको डिराइव करने के लिए छवि बेटा यहां ध्यान देंगे, ताकि छवि सुधर जाए आपकी भी और इस आरंभ बैच की भी। हमने देखो अभी तक जो यूज किया वो क्या क्या यूज किया, हमने दो चीजों का यूज कर लिया। हमने ये x और v और t के मध्य संबंध का यूज कर लिया, हमने a, v और t के मध्य संबंध का यूज कर लिया। एक आखिरी संबंध जिसका हमने यूज नहीं करा, क्या? a बराबर v dv बटा dx, है ना, जिसको भी कंफ्यूजन हो रहा है देख लो ध्यान से। यहां बटे में v dv बटा dx होता है, और अगर मैं दूसरा वाला लिख रहा हूं समीकरण, या dv वाला लिख रहा हूं, तो वो होता है a बराबर dv बटा dt। ठीक है, तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों त्वरण ही है। अब यहां पर इसको डिराइव कैसे करेंगे? ये इस dx को मैं इधर ले जा रहा हूं, तो इस जगह इंटीग्रेशन, अच्छा a तो कांस्टेंट है, इसे बाहर रख दिया, v dv का इंटीग्रेशन। अच्छा सर कैसे करना होगा इंटीग्रेशन? प्रारंभिक वेग है u, अंतिम वेग है v, 0 से x जा रहा है, तो a इंटू एक्स इंटीग्रेशन के बाद हो जाएगा v dv, ऐसे x dx का इंटीग्रेशन होता है। हाँ ये स्कूल में कर सकते हो आप, है ना, जो 11वीं वाले वगैरह बच्चे तो स्कूल में कर सकते हो। तो यहाँ पे v dv मतलब हो जाएगा v स्क्वायर बटे में 2, क्या कर सकते हो? v स्क्वायर बटे में 2, क्योंकि x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बटे में 2, वैसे ही v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बटे में 2। कहां से कहां तक? u से v तक, मतलब एक बार v की जगह v लिखना है और एक बार v की जगह u लिखना है। तो यहां पर हो जाएगा a x बराबर होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे में 2। इस 2 को इधर ले जाओ तो हो जाएगा 2ax बराबर होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या आप चाहो तो इसमें u स्क्वायर को एक तरफ लिख सकते हो और तृतीय समीकरण बना सकते हो। v स्क्वायर बराबर होगा u स्क्वायर प्लस 2as। x भी लिख सकते हैं या s भी लिख सकते हैं, कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए सर अब इनका क्या करें, ये कर तो लिए हमने डिराइव, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बताओ आप। तो हाँ क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं आपके जहन में एक बात उतारना चाहता हूं, दिलो दिमाग में एक बात उतारना चाहता हूं, साथ देना मेरा। सबसे पहले ये बताओ कि पहला समीकरण में आपको क्या क्या दिख रहा है, पहले समीकरण में आपको क्या क्या दिख रहा है। मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको अभी मैं सवाल करवाऊंगा तो बच्चे का सबसे पहला डाउट कि सर इनको पता ही नहीं चल रहा कौन सा समीकरण लगाना है किसमें, तो वो डाउट क्लियर अभी ही कर लेते हैं हम। क्या बोलते हो भाई लोग? ठीक है, तो वो डाउट करेंगे हम क्लियर। सबसे पहले वाले में क्या है? चाल, त्वरण और या वेग, त्वरण और समय। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली ये वेग और समय के मध्य संबंध है। किसके मध्य संबंध है ये है सर, वेग और समय के मध्य संबंध। वेग समय और त्वरण तो नियत है, वेग समय का संबंध है। मतलब जब वेग दिया हो या पूछा हो और समय पता हो या पूछा हो, तब ये लगाएंगे हम। ठीक है, मतलब इसमें दूरी का कोई दूर दूर तक नाता नहीं है।
दूरी या विस्थापन, वैसे मुझे विस्थापन लिखना चाहिए, विस्थापन का कोई नाता नहीं है। मतलब विस्थापन ना तो दिया हो सवाल में, ना तो पूछा हो, तो मैं ये वाला समीकरण का इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, द्वितीय समीकरण में क्या दिख रहा है तुम्हें? द्वितीय समीकरण में सर विस्थापन और समय और चाल दिख रही है। मतलब बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये विस्थापन और समय के मध्य संबंध है। विस्थापन और समय, मतलब जब भी मेरे को विस्थापन दिया हो समय के सापेक्ष या पूछा हो तो मैं द्वितीय समीकरण की बात करूंगा। तृतीय में क्या गायब हो गया है? देखो तीन क्यों बनाने पड़े? तीन क्यों बनाने पड़े? क्योंकि किसी न किसी में एक चीज की कमी हो रही थी। ठीक है, तो तृतीय में क्या कमी है? तृतीय में क्या नहीं है? अच्छा सर द्वितीय में क्या नहीं? द्वितीय में अंतिम वेग नहीं है। तो ना तो अंतिम वेग दिया हो ना तो पूछा हो, अंतिम वेग से कोई लेना देना नहीं है, तो द्वितीय लगाऊंगा। तृतीय में क्या है सर? इसमें वेग और समय है, सॉरी वेग और विस्थापन है सर। क्या है? वेग और विस्थापन। अब ना तो मुझे समय दिया हो ना तो समय पूछा हो, है ना। समय की दूर दूर तक कोई बात नहीं है, समय की दूर दूर तक कोई बात नहीं है सवाल में, तो मैं तृतीय समीकरण का इस्तेमाल करूंगा। क्लियर है मामला? क्या इतना चमका सभी को? क्या इतनी कहानी सही है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हम और हम चतुर्थ समीकरण की बात करते हैं या चौथे समीकरण की बात करते हैं। सर चौथा कहां से आ गया? आज तक तो तीन ही पढ़े। हाँ कोई बात नहीं, हम फोर्थ भी पढ़ेंगे। फोर्थ समीकरण या चौथा समीकरण क्या होगा? देखो ये जो समीकरण है ये हमें कब काम आएगा? ये इकलौता समीकरण, ये दो चार जगह स्पेसिफिक कंडीशन में काम आएगा, ये हर जगह काम नहीं आने वाला। तो कहां काम आएगा सर ये वाला समीकरण? मान ये, अच्छा ये जो चौथा समीकरण ये दूसरे का ही और बढ़िया रूप है, रूपांतरण कर दिया दूसरे वाले को, है ना। मतलब क्या हो रहा था कि मान के चल ये दूसरा वाला जो समीकरण था ये किसी कंडीशन में बुरा दिख रहा था, है ना। इस समीकरण को बार बार लड़के वाले आ रहे थे देखने, लेकिन रिजेक्ट करके जा रहे थे। तो बार बार सॉल्व करने के लिए हमें इसे ब्यूटी पार्लर ले जाना पड़ रहा था। अब ब्यूटी पार्लर वाले भी बोलते कि भैया कब तक हम संवारते रहेंगे, कब तक हम सजाते रहेंगे। तो हमने बोला ठीक है भैया प्लास्टिक सर्जरी करवा देते, एक बार में कहानी खत्म। तो वही चीज हमने करी। क्या कि अगर मान के चलो हमारे पास कोई वस्तु गति कर रही है और उसमें हमने बोला कि पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, ऐसे सेकंडों की बात करी हमने, ऐसे सेकंड की बात करी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सेकंड। तो यहां पर अगर मान के चलो मैंने तुझसे पूछा होता ये फर्स्ट सेकंड हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय या तीसरा सेकंड हो गया, ये चौथा सेकंड हो गया। अब मैंने आपसे पूछा कि मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि वस्तु तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? तो आपने बोला सर ये दूरी है, ऐसे ही निकाल देंगे हम, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कैसे निकाल सकते हैं? यहां से हमने बोला सर पूरी दूरी निकाल लेते हैं, फिर यहां से इतनी दूरी निकाल लेंगे, ये दूरी को इस दूरी से माइनस कर देंगे तो तीसरे की आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये ब्यूटी पार्लर वाले का काम हो गया। मान के चलो कि चौथे वाले की बात करी होती तो यहां से 4 सेकंड की पूरी दूरी निकालते, फिर 3 की निकालते, फिर चौथे की निकल जाती। अगर आपको याद हो तो एक ऐसा सवाल मैंने करवाया था दूसरी क्लास में जिसमें बोला था कि चौथे सेकंड में दूरी निकालो। तो उसमें क्या था, हमने पहले 4 सेकंड की निकाली थी, फिर 3 सेकंड की निकाली थी, फिर माइनस कर दिया था, बोल हाँ या ना, फिर माइनस कर दिया था, बोल हाँ या ना। हाँ सर ऐसा किया था। लेकिन अब हम इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल देंगे। कैसे? जैसे अगर हमको बोला कि भैया ये बताओ तीसरे सेकंड की दूरी, ओके, हमें बोला चौथे सेकंड की दूरी, पांचवें सेकंड की दूरी, तो ये क्या है एक्चुअल में? ये होगा SN बोलते हैं हम इसे, क्या बोलते हैं? SN या nth सेकंड की दूरी। ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा कुल दूरी 4 सेकंड की माइनस दूरी 3 सेकंड की। तो आप चाहो तो इस समीकरण में पूरा रख के सॉल्व कर सकते हो। एक बार n रखो, एक बार n-1 रखो, है ना। अगर मैं चौथे सेकंड की बात करूं तो अगर आपको याद हो तो nth सेकंड, कॉपी के पन्ने पलटा, कॉपी के पन्ने पलटा, कॉपी के पन्ने पलटा, हीरो मत बन, हीरोगिरी दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता तुझे अभी कुछ याद नहीं हुआ है, कॉपी के पन्ने पलटा ले, जल्दी से पलटा ले, दूसरे लेक्चर पे चले जा। चले गए सब,
वहां पे मैंने nth सेकंड में लिखा था बोर्ड पे उस दिन यहां कोने पर, है ना, चिंता ना कर, मेरी बुद्धि वेरी शार्प, मुझे पता था, मैंने इस हिस्से में समझाया था और आखिरी में यहां पर नीचे लिखा था nth सेकंड। तो nth सेकंड में मैंने लिखा था कि nth सेकंड होता है n-1 से n तक, याद आया, बोर्ड के इस कोने पे लिखा था मैंने। तो वहां पर nth सेकंड से n-1 सेकंड तक, ठीक है। तो इसमें वैसे ही करेंगे n-1 से n, मतलब एक बार यहाँ पे t की जगह n रखेंगे, एक बार n-1 रखेंगे और उस पूरे को सॉल्व करेंगे, पूरे को सॉल्व करेंगे और 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 उसके बाद में बांगड़ बिल्ले ने पढ़ दिया मंत्र, कर दिया आबरा गड़ाबरा गिली गिली छू, और आंसर आ गया u + ½ a 2n-1, है ना। मुझे पता डेरिवेशन नहीं करूंगा मैं, चिंता न कर, ठीक है। ये आप ऐसा कैसा याद रख सकते हो, आबरा गड़ाबरा गिली गिली छू u + ½ a 2n-1, ठीक है। तो बांगड़ बिल्ले की मदद से हमने ये आंसर निकालिया, आप सीधे सीधे याद रख सकते हो। क्लियर है मामला, ठीक है। हाँ, विनित मेगी, बिल्कुल सही बात, उसी दिन की बात कर रहा हूं मैं। तो आप इसमें nth सेकंड के लिए दूरी निकाल सकते हो। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा और कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं और कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं जो आप याद रख लो तो बहुत मजेदार बात है जो आगे हमें काम आएंगे। जैसे अगर आपको, वैसे अब ये मैं ऐसे चाहूं जैसे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां समीकरण लिख दूं और फिर यहाँ पे डिंगे मारूं और देख भाई मैं तेरे को जो पढ़ा रहा हूं ऐसा तो कोई दुनिया में पढ़ा ही नहीं सकता। हाँ, कोई बात नहीं, वो ऐसा मुझे पता है, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं कोई 5वां, 6वां, 7वां समीकरण बोलने की जरूरत नहीं है, वो कुछ फॉर्मूले है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टी नहीं आएगा, यहाँ पे यूटी नहीं आएगा, यहाँ पे केवल यू आएगा, ध्यान रखना। अब इसमें और कौन कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं, मान के चलो कि ये वस्तु जो है वह चलना शुरू हुई, जहां से चली जहां तक गई, ठीक है। तो कुल दूरी जो तय करी, उस कुल दूरी में हमें निकालना है औसत चाल। क्या निकालनी है अब, औसत चाल, इसकी हम निकालना चाहते हैं औसत चाल। तो औसत चाल जो होती है, औसत चाल जो होगी वो क्या होगी, कुल दूरी बटे में कुल समय। तो ये होती है इसमें u + v बटे में 2, याद रखना, u क्या है प्रारंभिक वेग, v क्या है अंतिम वेग, तो u + v बटे में 2 कर सकते हैं। क्लियर है कहानी। अब यहां पर यह औसत चाल हुई। इसी प्रकार से एक और बात बहुत बार सवालों में पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है, हमको बोलेगा माध्य बिंदु का वेग क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार पहले लिख लेते हैं, माध्य बिंदु का या माध्य बिंदु पर वेग, इसे अच्छा इसे VAV बोल दूंगा मैं, V एवरेज। इसी प्रकार से माध्य बिंदु पर वेग, इसे V मिड मतलब माध्य बिंदु, ये होगा √v² + u² बटे में 2। ये कैसे ये सब डिराइव कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, लेकिन आप सीधे सीधे भी याद रख सकते हो। कैसे डिराइव करना है वो मैं एक बार बता देता हूं आपको, है ना। और ये क्या कहना चाहता है ये भी मैं आपको बताता हूं। मान के चलो कि हमारे पास कोई एक वस्तु जो है, या वही चिंटू की BMW नियत त्वरण से चल रही है, ठीक है। जहां चाल है वहां वेग भी कर दे, हाँ कर सकते सुमित बेटा, अगर सीधी दिशा में हो, बिना दिशा का परिवर्तन किए एकदम स्ट्रेट जा रहा तो चाल और वेग तो एक ही चीज होगी। अब मान के चलो कि यहां से इसने चलना शुरू किया था, तो यह प्रारंभिक वेग था, यह अंतिम वेग था, ठीक है। तो हमें पता करना है कि अगर कुल दूरी x है तो x/2 पर चाल क्या होगी, यहां पर चाल क्या होगी, इसे हमने v मिड बोल दिया, है ना। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, x/2 पर वेग भी लिख सकते हो, चाल भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये तो सीधी लाइन में जा रहा है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब मुड़ेगा तब समस्या हो सकती है। तो x/2 पर वेग, x/2 पर वेग, तो x/2 पर वेग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √v² + u² बटे में 2, ठीक है। ये कैसे आया मैं आपको बता देता हूं, कैसे आया बता देता हूं, तुम्हारा जानने का हक है, तो ध्यान से सुने ये कैसे आया।
ये कैसे आया? हमारे पास हमने गति का तृतीय समीकरण लगाया। क्यों? क्यों यहाँ पे मुझे वेग पूछा है, दूरी पता है, समय ना तो दिया है ना तो पूछा है, तो वो स्क्वायर क्यों आया है? क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने गति का तृतीय समीकरण लगाया है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as वाला समीकरण लगाया, इसलिए यहां पर आंसर में स्क्वायर स्क्वायर आया। क्लियर है पहली बात। दूसरी बात, कैसे किया? कैसे किया? तो मैंने यहां पे गति का द्वितीय समीकरण लगाया, तृतीय समीकरण लगाया। क्या लगाया? मैंने लगाया इतनी दूरी के लिए, x बटा 2 दूरी के लिए। ठीक है, तो कैसे लगाया ये मैंने, कैसे करा, मैं पूरा मतलब स्टेप्स बता दूंगा, उन दो समीकरण को हल करके आप निकाल सकते हो। कैसे? यहां पर अगर हम चाहे तो इस दूरी के लिए क्या लिख सकते हैं? इस दूरी के लिए सर यहां पर मेरे को पूरा नहीं लिखना, मुझे यहां से यहां तक देखा, यहां से यहां तक देखा, तो इसके लिए तृतीय समीकरण लिखूंगा मैं, v मिड का स्क्वायर बराबर होगा u स्क्वायर प्लस 2a x बटे में 2। क्या ये समझ में आया सभी को? क्या ये समझ में आया है ना? इतनी दूरी के लिए गति का तृतीय समीकरण। ओके सर, फिर उसके बाद में पूरी दूरी के लिए गति का तृतीय समीकरण क्या है? सब पूरी, इसे समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। पूरी दूरी के लिए था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहां से ये काम करो, इसे काट दो, ये 2 से 2 कट गया, यहां से ax की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा ऊपर जो लिखा हुआ है। ये होमवर्क है, एक बात सभी को ट्राई करना है। क्या करना है? क्या करना है? यहां से देख, ये दोनों समीकरण में क्या है? इसमें u है, हाँ, v है, हाँ, v मिड है, हाँ, ax नहीं है, और ax नहीं चाहिए हमें, तो ax की वैल्यू उठाकर यहां पर रख दो, आंसर आ जाएगा। ax की वैल्यू उठाकर यहां पर रख दो, आंसर आ जाएगा। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर करना, ax की वैल्यू उठाकर रख दो, आंसर आपके नजरों के सामने होगा। एक बार सभी को ट्राई करना है। साथ ही साथ सर ये कैसे आया? औसत चाल। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी क्या होगी? सर कुल दूरी होगी यहां से यहां तक की। अच्छा, तो कुल दूरी क्या है? कुल दूरी का हमारे पास सूत्र है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसके बटे में टाइम कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा। ये दोनों एक बार ट्राई करना है सभी को। क्या सभी चीजों को इतना समझ में आया? क्या ये दोनों कैसे बने समझ में आया? और क्या एक बार ट्राई करोगे आज होमवर्क में? हाँ विकास बेटा, वही बात मैंने बता दी कि वो कैसे आया। चलिए, अब ये तो सर बन गया, इसके अलावा और कौन से सवाल आते हैं, है ना? तो कुछ सवालों के बेसिक कंसेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ओरली मैं आपको बोल के बता रहा हूं कि अगर आपको सवाल में बोला गया है कि वस्तु या पिंड या गाड़ी या साइकिल या बस या कार विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है, नहीं इसका डेरिवेशन कभी नहीं आएगा, चिंता मत करो। विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है, तो इसका मतलब क्या है? विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है, तो इसमें क्या जीरो होगा? अगर कोई वस्तु विराम अवस्था से गति प्रारंभ कर रही है तो क्या जीरो होगा? किस चीज को मैं जीरो कर दूं? हाँ भाई, अगर विराम अवस्था से गति प्रारंभ हो रही है तो किसको जीरो कर दिया जाए? बिल्कुल सही बात, प्रारंभिक वेग u को मैं जीरो कर सकता हूं। अच्छा, इसके अलावा ऐसा बोला कि ब्रेक लग रहे हैं या मंदन हो रहा है और मंदन होने के पश्चात गाड़ी रुक जाती है, तो क्या जीरो हो जाएगा? मंदन होने के पश्चात गाड़ी रुक जाती है तो क्या जीरो हो जाएगा? मंदन होने के पश्चात गाड़ी रुक जाती है। काजल यादव मैंने 2 बार बता दिया, अब एक बार क्लास खत्म होने का हमने फिर से देख लीजिए बेटा, बाकी मैं इसको एक बार कल सॉल्व करके दे दूंगा आपको, बाकी कुछ नहीं करना है, वैसे 99% हो चुका है। बिल्कुल सही बात। तो ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी है कि कब u जीरो होगा, कब v जीरो होगा। अच्छा, अगर सर ये समझ में आ गया तो क्या कर सकते हैं? अब देखो, इसमें एक और प्रकार का क्वेश्चन होता है जो बहुत बार हमें पूछा जाता है। हमें बोला जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस या विरामावस्था में आने से पूर्व तय की गई दूरी। विरामावस्था
में आने से पूर्व तय दूरी क्या होगी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मान के चलो हमें बोला कि एक गाड़ी है जो सपाट समतल सड़क पे चल रही है। ये जो देखो ये मैं जो बोल रहा हूं ना आपको, ये जो करवा रहा हूं इक्वेशन के अलावा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड मतलब ये तो आने ही चाहिए, ये न्यूनतम स्थिति है। इसके ऊपर फिर जो सवाल है वो आपको और आसान तरीके से बनने लग जाएंगे। चलो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, यहां पर अभी आपको इक्वेशन लगाना सिखा रहा हूं मैं। मान के चलो यहां पर चिंटू की BMW चली, यहां चल रही थी u वेग से, थोड़ी ही दूर चलकर वो रुक गई है। तो रुक गई मतलब अंतिम वेग 0 हो गया, और यहां से वो चली s दूरी। कितनी दूरी चली, s दूरी। तो मुझे निकालना है यहां पे स्टॉपिंग डिस्टेंस या s निकालना है मुझे। तो कैसे निकलेगा, गति का तृतीय समीकरण लगाने की पूरी कोशिश, v² बराबर u² प्लस 2as। कितनों को समझ में आया कि गति का तृतीय समीकरण ही लगेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लगाना था मुझे। क्यों, समय नहीं दिया है, ना ही पूछा है, ओके, तो समय की तो जरूरत थी भी नहीं, तो मुझे गति का तृतीय समीकरण लगाना था। बिल्कुल सही बात, सही किया मैंने। अब अंतिम वेग क्या हो गया सर, अंतिम वेग तो हो गया 0। अच्छा ऐसा नहीं करता ना, यह तो थोड़ा गंदा लगता है, एक बार मैं इसे 0 लिख देता हूं। प्रारंभिक वेग है u² प्लस 2 इंटू माइनस a इंटू एस। और सर जी धोखा हो गया, माइनस कहां से आ गया, माइनस क्यों करा मैंने इसे, माइनस क्यों किया, क्योंकि ये a जो है वो a नहीं है, माइनस a है। क्यों सर, क्योंकि यहां पर बोला है मंदन हो रहा है, सवाल वाले ने बोला मंदन ए है, तो जब ये ए रखोगे तो यहाँ पे ए नहीं माइनस ए रखना पड़ेगा। क्यों, मंदन अपने आप मतलब माइनस होता है, मंदन मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। सर जी बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। तो यहां पर अब क्या करेंगे, 0 बराबर लिखेंगे u² माइनस 2as, वो प्लस माइनस हो गया है ना, प्लस माइनस हो गया। अब इस पद को उठा के इधर ले जाते हैं, तो जगह 2as बराबर होगा u² के, s की भी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी u² बाय 2a। कितनी हो जाएगी, u² बाय 2a। यही है इसका जवाब, स्टॉपिंग डिस्टेंस u² बाय 2a। ठीक है, और इसमें हम याद रख सकते हैं एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि सर त्वरण तो नियत था। हमको ऐसा सवाल आएगा, मान के चलो एक गाड़ी चली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 2 मीटर पे या 10 मीटर पे रुक गई। फिर वही गाड़ी चली 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो बताओ कितनी दूरी पर रुकेगी। तो गाड़ी वही है, तो मतलब मंदन वही है। यदि ऐसा लिख लो, यदि समान मंदन होता है, दो स्थितियों में समान मंदन होता है। तो दो स्थितियों में अगर समान मंदन होता है तो इसका मतलब यह है कि सर एस तो ये ए तो दोनों में सेम है, मतलब एस जो होगा वो समानुपाती हो जाएगा u² के। अच्छा एक और बात भाई लोग, है ना, कभी कभार बच्चे क्या करते हैं कि जैसा मैं बनाने की कोशिश करता हूं ना, एग्जैक्ट वैसा का वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या कह रहे हो सर, जैसे यहाँ पे मैंने डिजाइन वाला एस बना दिए, तो कुछ लोग कोशिश कर, अरे नहीं हम भी सपेरे वाला एस बनाएंगे, नीचे सांप निकलेगा। ऐसा नहीं, आपके जो अक्षर है आप जैसा लिखते हो वैसा लिखते जाओ ना, क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चे स्टाइल मारने के चक्कर में गंदी कर लेते पूरी कॉपी। तो जो आपकी राइटिंग है उसी राइटिंग में लिखो, है ना। अच्छा मंडन लिख दिया, मंदन ही तो ना है रे भैया, मंदन है। देखो तो यहां पर आई एम फ्रॉम CBSE स्कूल सो आई कैन राइट वेरी कर्सिव राइटिंग, डोंट वरी। तो यहां पर u जो होगा वो समानुपाती, s जो होगा वो समानुपाती होगा u² के। हाँ मैंने लिख लिया था ना, मुझे पता है तुम कॉपी में क्या क्या करते हो। तो ये S1 बटा S2 जो होगा, अरे बाबा अरे भाई रुक जाओ थोड़ा पानी पी लो।
अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं ये एक नहीं हजारों बार काम आएगा। अरे क्लास नहीं रुकी, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। क्लास नहीं रुकी, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। देखो, तो एक नहीं हजारों बार काम आएगा, हजारों बार काम आएगा। कैसे सर, क्या बता रहे हो? देखो ध्यान समझना कि यहां पर s समान उपाति हो गया u स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि s जो होगा वो समान उपाति होगा u स्क्वायर के। इसका तात्पर्य कि अगर मेरे पास दो अलग अलग कंडीशन है, जैसे मेरे को बोला एक बार एक गाड़ी चली 50 मीटर पर सेकंड से, फिर वही गाड़ी चली 40 मीटर पर सेकंड से, तो दोनों में जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है या विरामावस्था में आने से पूर्व जो दूरी है, उसके लिए हमने ये बना लिया। तो इसको यूज कैसे करना है, इसको हम चमकाएंगे कैसे, इसमें चीते की एक सोच क्या है। तो ध्यान रखना, जब भी हमारे पास ऐसा कुछ बने फिजिक्स में कि ये उसके समानुपाती है, तो मतलब अब हमारे पास सॉल्व करने के लिए आसान हो गई, जिंदगी आसान। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा बना दिया, अब मेरी जिंदगी आसान है। यह जिंदगी कठिन नहीं बना रहा। अगर तुझे ये लग रहा है ये जिंदगी कठिन बना दी, नहीं, तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है। तू मतलब ये तेरी जिंदगी आसान बनी है इससे। बहुत बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हमें लगता है अरे यार ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं, उल्टा है पगले, जो तुझे मिल रहा है वो आसान था, कठिन वाला तो तूने अभी देखा ही नहीं। तो ये वही वाली बात है। अगर ऐसा बन जाए तो बस बड़े प्यार से लिख लो S1 बटा S2 बराबर होगा U1 बटा U2 के स्क्वायर के। बस क्यों? क्योंकि दो अलग अलग कंडीशन होगी। एक में S1 रखेगा, फिर S2 रखेगा, फिर U1 रखेगा, फिर U2 रखेगा। इसको डिवाइड करके ये बनाया जा सकता है बिना किसी समस्या के। अगर मान के चल तेरे पास, और इस पे मैं लिख के दे दूं तुझे, अभी लिख के दे दूं, आज है 8 जून की तारीख। पिछली बार पेपर होगा 5 मई को, नीट का इस बार पेपर होगा 5 मई को, और उस दिन तुझे मेरे शब्द याद आएंगे। ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे, और ये तो पूरी फिजिक्स में देखने को मिलेंगे अभी कि अच्छा सर जब भी ऐसी चीज आती है समानुपाती लिख देते और डिवाइड कर देते। तो दो कंडीशन तुरंत हल कर पाएंगे। जैसे अगर मान के चल ऐसा होता, जैसे अगर ऐसा होता कि कल को ऐसा आ जाए कुछ u इंटू वी, या ऐसा आ जाए a इंटू वी कॉन्स्टेंट आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि a जो होगा वो व्यक्त क्रमानुपाती होगा b का। देखिए समानुपाती था, ये व्यक्त क्रमानुपाती। तो अगर ऐसा होगा तो इसमें हम सॉल्व करेंगे a1 बटा a2 बराबर होगा b2 बटा b1। उल्टा हो जाएगा, उल्टा। जैसे विभव जो होता है, जिन बच्चों ने 12वीं पढ़ी उनको आएगा अब दिल में सुकून, और उनके दिल को छूती हुई बात। क्या? यहां पर अगर हमने बोला यह है विभव जो होगा किसी भी एक गोले में, विभव, उसका जो विभव होता है, अगर एक आवेशित चालक है तो उसका जो विभव होगा वो व्यक्त क्रमानुपाती होता है त्रिज्या के। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगर दो अलग अलग कंडीशन, हम सीधे लिखेंगे v1 बटा v2 जो होगा वो r2 बटा r1 होगा। कृपया करके मेरी हाथ जोड़कर सबसे विनती है, ये जो बात मैंने बताई इसको अपने दिमाग पे छाप लो, और इसे प्लीज 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 भूलना मत कभी भी जिंदगी में। क्योंकि इससे तरह बहुत सारे सवाल जो है वो आसान बनते जाएंगे, और जल्दी सॉल्व करते जाओगे इनको, है ना। v1 बाई v2 बराबर होगा r2 बटा r1 के। या ऐसा भी लिख सकते थे, एक बच्चा बोलो सर ऐसा भी तो लिख सकता हूं, a1 b1 बराबर a2 b2। हाँ लिख सकता है, a1 b1 बराबर a2 b2। या इसमें लिख सकता है a1 बाई a2 बराबर होगा b2 बाई b1। एक ही चीज लिखी हुई है, pv बराबर कांस्टेंट। आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल्स टू एनआरटी में PV बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया? P इंटू V, दाब इंटू आयतन कांस्टेंट होगा। मतलब P1 V1 बराबर P2 V2 लिख सकता हूं मैं उसे, या P1 बाई P2 बराबर होगा V2 बाई V1 के। एक बार कसम खा लो नीट देवी के सामने साक्षी मानते हुए, कॉपी पे हाथ रख के, सर ये बात मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
जब तक रगों में खून दौड़ेगा तब तक ये बात मेरे ध्यान रहेगी, जब तक मेरे दिमाग के न्यूरॉन्स जिंदा है, एक्टिव है, तब तक ये बात मैं ध्यान रखूंगा। कितने बच्चे ध्यान रखेंगे, बस इतना बता दो। आदि अनादि काल तक इस चक्रव्यूह से मुक्त हो जाओ, तब भी तुम्हारी आत्मा में ये बात बसी होनी चाहिए कि अगर ऐसा समीकरण होगा तो मैं बड़ी जल्दी से इसे सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देख इसके सवाल कैसे आएंगे। ऐसा सवाल आएगा यहां पर। कैसा आएगा सवाल? कैसा आएगा सर सवाल? ऐसा आएगा सवाल। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चाल से गतिशील कार को ब्रेक लगाकर न्यूनतम 2 मीटर में रोक लिया जाता है। यदि वही 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करे तो न्यूनतम कितनी दूरी हो जाएगी? बिल्कुल आसान सा सवाल। पहले बोला कि 40 से चल रहा था, 2 मीटर पे रुका, फिर बोला 80 से चलेगा तो कितनी दूरी पर रुकेगा। अब इस चीज को मैं एक और मजेदार बात बताता हूं। तुमने ले लिया अनुपात, तो अनुपात लेने के बाद में अब तुम्हें उसमें डायमेंशन, उसमें तुम्हें मात्रक कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बस u और u समान मात्रक में रखो, s और s समान मात्रक में रखो। मतलब सर इसका मतलब यार कुछ बच्चों का दिमाग चला और बाबा बांगड़ बिल्ला, यहाँ मीटर दिया हुआ, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया, मैं तो कन्वर्ट करूंगा किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तू अनुपात ले रहा है। तू यहां पर लिखेगा S1 बटा S2 बराबर होगा U1 बटा U2 का स्क्वायर। बोल हाँ है ना? अगर हाँ तो जो S है वही S1 है, वही S2 है। अगर इनके मात्रक समान होंगे कट जाएंगे, कहानी खत्म, पैसा हजम। यहां पर U1 U2 है, किलोमीटर प्रति घंटा, वाह भाई वाह, कट गए दोनों, खत्म। उसमें कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले वाले में दूरी दी है 2 मीटर, दूसरे वाले की दूरी मुझे निकालनी है। ओके, पहले वाले में चाल थी 40 बटे में दूसरे वाले की चाल कितनी है सर? ये हो गया 80 का वर्ग, टुडुक टुडुक छम छम 2 हो गया। तो यहां पर क्या हो गया? ये हो गया 2 बटे में S2 बराबर होगा 1/2 का वर्ग। 1/2, 2 का वर्ग 4 हो गया सर, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 2 बटे में S2 बराबर होगा 1 बटे में 4। 4 इंटू 2 करेगा 8 आ जाएगा। तो 2 इंटू 4 बराबर होगा S2 के, या होगा 8 मीटर के बराबर। डी इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है मामला? क्या इतनी कहानी सबको बहुत ही जोरों से चमक गई? क्या इतना हमेशा ध्यान रख पाओगे? अरे बोल हाँ या ना मेरे प्यारे। क्लियर है? एक और बात बोलूं? सोचो क्या लिखा हुआ है। सर पेन क्यों रख दिया? अरे देख, बिना पेन उठाए भी करना सिखाता हूं। पहले एक बार करेंगे, आराम से समझेंगे, फिर और मजा लेंगे जिंदगी का, और मजा। देखिए S समानुपाती है U स्क्वायर के। अरे कुछ भी होता, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड लिख देता तो भी मैं कुछ नहीं करता, कभी कन्वर्ट नहीं करता, क्योंकि मात्रक कट जाएंगे। अच्छा देख, U स्क्वायर समानुपाती है S के, या S समानुपाती है U स्क्वायर के। मानता है ये बात? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मतलब एक अगर समानुपाती होता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये जो सारी बातें मैं बोल रहा हूं, ये सारी बातें मतलब ये फिजिक्स की ऐसी नींव में घुसी हुई है जो आज तक कोई पहुंच भी नहीं पा रहा है। लेकिन अगर तू वहां पहुंच गया तो न्यूमेरिकल करते वक्त फंसेगा नहीं कभी जिंदगी भर। ध्यान से सुन। 1 लाख करोड़ रुपए की बात बता रहा हूं। 1 लाख रुपए की नहीं, 1 लाख करोड़ रुपए की बात बता रहा हूं। ध्यान से सुनना। क्या कि अगर मान के चल U समानुपाती या A समानुपाती होता है B के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A को दुगना करेंगे तो B भी दुगना हो जाएगा। पेन मत उठाए। अगर समानुपाती है
तो ए दुगना करेंगे बी भी दुगना होगा, ए 4 गुना करेगा बी भी 4 गुना हो जाएगा, ए 8 गुना करेगा बी भी 8 गुना हो जाएगा, ए 16 गुना करेगा बी भी 16 गुना हो जाएगा। यह समझता है। व्यक्त क्रमानुपाती मतलब क्या हुआ, या दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है, दोनों का गुणनफल नहीं है, तो इसका मतलब क्या, अगर ये 2 गुना करा तो ये आधा हो जाएगा, ये अगर 4 गुना करा तो ये 1/4 हो जाएगा, ये अगर 8 गुना करा तो ये 1/8 हो जाएगा। अरे यही तो मतलब है, फील ले फील, एकदम मतलब दिमाग में घुस जानी चाहिए सारी बातें, एकदम गदरा गदरा फील आ जाना चाहिए। हाँ सर, कि अगर समानुपाती मतलब ये दुगना तो ये दुगना, ये 4 गुना तो ये 4 गुना, ये 8 गुना तो ये 8 गुना। व्यक्त क्रमानुपाती मतलब, व्यक्त क्रमानुपाती मतलब ये दुगना हुआ तो ये आधा हो जाएगा, ये 4 गुना हुआ ये 1/4 हो जाएगा, ये 10 गुना हुआ 1/10 हो जाना चाहिए। यही तो मतलब है, यही तो फील है इसका। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एस जो है समानुपाती यू स्क्वायर के, यू स्क्वायर के मतलब अगर ये u दुगना हुआ तो s 4 गुना हो जाएगा, u अगर 3 गुना हुआ तो s 9 गुना हो जाएगा। अब समानुपाती नहीं, समानुपाती लेकिन इसके स्क्वायर पे समानुपाती है, स्क्वायर पे समानुपाती। कमेंट्स में आगो की बौछार हो जानी चाहिए, जो बोल रहा हूं अगर चमकता है तो। अगर ये दुगना होगा तो ये 4 गुना हो जाना चाहिए, अगर ये 4 गुना हुआ तो ये 16 गुना हो जाना चाहिए, अगर ये 10 गुना हुआ तो ये 100 गुना हो जाएगा। क्यों, स्क्वायर है मेरे प्यारे, स्क्वायर। आ गया। अब देख ले, सवाल खत्म हो गया। बता, इतना ये क्या बिना पेन उठाते कोई ये नहीं समझता कि सर ये दुगना कर दिया इसने चाल को। अरे चमका देख, इसने चाल को दुगना कर दिया, इसने चाल को दुगना कर दिया। अगर समझ में आ गया ना तो रूह से आवाज आ जाएगी, रूह कपकपा उठेगी कि अरे ये तो हो गया गदरा मजा, बांगड़ बिल्ला की जय हो। देख ये हो गया दुगना, चाल दुगनी मतलब दूरी 4 गुना होनी चाहिए, तो 2 का 4 गुना 8 आंसर आ गया। कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म। अरे कार सॉल्व कर रहा है, क्यों मैं करूं मैं सॉल्व, पागल है क्या। ये दुगना हुआ, मुझे पता है यू स्क्वायर के समानुपाती है, यू स्क्वायर के समानुपाती है। तो अगर ये दुगना हुआ तो इसे 4 गुना होना पड़ेगा, 2 का 4 गुना 8 आंसर आ गया, 2 का 4 गुना 8 आंसर आ गया। कहानी खत्म। कहां लगे हो चक्कर में, अगले जन्मों तक भी कोई नहीं है हमारी टक्कर में। चलो और सवाल करते हैं। कितनों को बात बहुत ही जोरों से चमकी। चलो देखो अगला सवाल करते हैं। अगर मान के चलो हमारे पास 10 किलोग्राम, अब ये सारी बातें होगी, अब कुछ सवाल करेंगे हम तो और चीजें हमें चमकने लग जाएगी और फॉर्मूले वगैरह हमको चमकने लग जाएंगे। ठीक है, कैसे पता चलेगा बेटा, मैं बता रहा हूं ना, यहाँ पे समानुपाती इक्वेशन से पता चलेगा वो हमें। ठीक है, हाँ भाई, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए ऐसी बातों पे तो। अरे सर यही जिंदगी का असली मजा है। कहां गए बायोलॉजी वाले। देखो यहां पर 10 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है। अच्छा, उस पर 4 सेकंड के लिए नियत बल, 4 सेकंड के लिए नियत बल लगाया गया। लगाने पर वह 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से विपरीत दिशा में गति करती है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा, उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा, है ना। तो यहां पर उत्पन्न त्वरण मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ सर उत्पन्न त्वरण मतलब क्या होगा, त्वरण जो होगा वह हमें पता है वेग में परिवर्तन बटा समय, या गति का प्रथम समीकरण भी लगा सकते हो, ये हो जाएगा v माइनस यू बटे में t, ये लगाना है, त्वरण आ जाएगा। अच्छा, प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग बताओ सर। प्रारंभिक वेग जो है वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग कितना हो गया, अंतिम वेग हो गया 2 मीटर पर सेकंड। समय कितना लगा, समय लगा सर 4 सेकंड। ये 3 चीजें दी हुई। देखो ऐसा जब भी मैं सवाल कर रहा हूं सर्कल बनाते या अंडरलाइन कर देते हो कि हाँ ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। 2 की जगह अगर 3 होता तो बेटा 3 का वर्ग मतलब 9 गुना हो जाता, 9 इंटू 2 करते तो 18 आंसर आ जाता। फिर चल, तो ये समय कितना आ गया, समय आ गया 4 सेकंड। ओके सर, वेरी चालाक।
क्यों? क्यों? उसने क्या बोला? उसने बोला विपरीत दिशा में। तो अगर मैंने बोला इधर की दिशा में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो वो ऐसा कुछ बल लगा कि वो ऐसा गया 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 रुका रुका और अब इधर जाने लग गया। वो कितने से जाने लग गया? 2 मीटर पर सेकंड से। तो विपरीत दिशा थी, इसलिए माइनस 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर, मैं त्वरण निकाल दूंगा, त्वरण हो जाएगा -2 -10 बटे में समय आ गया 4, या हो गया -12 बटे में 4 -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बना ऐसा आसान सा सवाल? बना आसान सा सवाल? -3 +3 नहीं, +3 भी ऑप्शन में, -3 भी ऑप्शन में। आंसर जो होगा वो -3 होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में है, गति की विपरीत दिशा में त्वरण। क्लियर है मामला? -2 क्यों? विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नियत बल लगाने में वेग विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस लगाया। चलिए अगला सवाल करते हैं। वैसे कुछ छोटे छोटे सवाल कर लेते। यदि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करती हुई एक रेलगाड़ी 200 मीटर दूरी में विराम में लाई जाती है, तो इसका मंदन क्या होगा? क्या ये एकदम आसान सा सवाल कर लोगे? मंदन पूछा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाली बात हो गई फिर से। तो क्या होता है? S बराबर u²/2a होता है। 10 सेकंड का समय, जल्दी से करके बता दो। चलो 20 सेकंड ले लो, जल्दी से करके बताओ, जल्दी, कम ऑन, वेरी फास्ट। क्या आएगा आंसर? आया आंसर? कैसे करेंगे सर? S की वैल्यू कितनी दी हुई है सर? दूरी, हाँ, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 200 मीटर, बहुत बढ़िया। चाल कितनी थी? 72 का वर्ग बटे में 2 × a निकालना है। अच्छा सर, a निकलेगा तो वो क्या निकलेगा? वो ऑटोमेटिकली मंदन निकलेगा, क्योंकि हमने वहां पे मंदन ही रखा था। सर ये 72 का स्क्वायर तो नहीं आता मेरे को। हाँ, तो वहां पे 72 रखना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटे में और ये मिटर में, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा अब, क्योंकि तू डिवाइड थोड़ी ना कर रहा है, रेशियो या अनुपात थोड़ी ना निकाल रहे हैं, हम तो पूरा फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा वो कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगा? मैंने तुम्हें जिस दिन किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड पढ़ाया था उसी दिन बोल दिया था कि यही आएंगे, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएगी। और ध्यान रखना, पूरा फिजिक्स पढ़ डालेगा, उसके अलावा इसमें कोई वैल्यू नहीं पूछेंगे। हो सकता है कहीं इक्का दुक्का तेरी बोर्ड एग्जाम की किताबों में उठपटांग वैल्यू दे दे, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 72 × 5/18 करो, बताओ भाई कितना आ रहा है आंसर? 20 मीटर पर सेकंड होगा क्या ये? अरे मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड होगा क्या? 20 का वर्ग बटे में 2 × त्वरण। अच्छा सर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 बराबर 20 × 20 बटे में 2 × त्वरण। 1 2 ने 1 2 को काट दिया, 2 0 ने 2 0 को काट दिया, 1 2 ने 1 2। अरे सर सभी कुछ कट गया यहाँ, तो 0 आ गया नहीं, सब कुछ कट गया, मतलब 1 आ गया। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये मंदन होगा। क्लियर है मामला? चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ चल, एक दो और सवाल करते हैं। एक कण विराम अवस्था से आरंभ करता है अपनी गति, मतलब कि प्रारंभिक वेग 0 हो गया, विराम अवस्था से आरंभ कर 4/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है। विराम अवस्था से तीसरे सेकंड में यह कितनी दूरी चलेगा? तीसरे सेकंड में nth सेकंड का फॉर्मूला लगेगा अब यहां पर। मुझे कैसे पता चला? तीसरा सेकंड बोला उसने, जब तीसरा, पहला, दूसरा बोलेगा तब हम क्या बोलेंगे? nth सेकंड। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दे भाई, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर, प्रारंभिक वेग जो होगा वह तो 0 है,
प्लस हाफ इंटू त्वरण कितना है सर, त्वरण है 4/3 इंटू तीसरा सेकंड, तो 2 इंटू 3 माइनस 1, 6 में से 1 गया, 5 आ गया, तो कितना आ गया ये हो गया सर 20 बटा, अच्छा ये तो कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 इंटू 5 या 10/3, 20/6 या 10/3 मीटर। कर पाओगे ऐसे आसान सवाल? 10/3, बिल्कुल सही बात, 10/3। वाह, 99.99% बच्चों के आंसर आते हुए 10/3। चलो अब तुम्हारी बारी, पढ़ो सवाल बताओ जवाब, पढ़ो सवाल बताओ जवाब। क्या बोल रहा है सवाल? एक पिंड, ध्यान से पढ़ो, थोड़ा अब ट्विस्ट है ना, बहुत आसान हो गया, थोड़ा मजेदार भी खेलेंगे वो। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ होकर 5 सेकंड के लिए एक समान त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गति करता है, ठीक है। अगले 10 सेकंड तक यह एक समान वेग से गति करता है। पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी बताना है, पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी बताना है। खुशी बेटा कौन सा मंदन वाला कंसेप्ट फिर से बताना है? पिछली 2 क्लासेस से वही डिस्कस कर रहे हैं हम, एक बार देखो क्लास में जाकर। बेटा N3 कैसे आया? राघवेंद्र बेटा तू हिंदी पढ़ना भूल गया क्या? पिछले साल तो कोई ये पढ़ते आती थी, क्या करा ऐसा, क्या खा लिया? ये क्या लिखा हुआ है? त में ई की मात्रा ती, स र में ई की मात्रा रे, तीसरे, 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 1 2 3, तीसरे मतलब 3। ओए होए होए होए, एन की वैल्यू 3 रखेंगे हम। देखो, हाँ भाई क्या था सवाल हमारा? बढ़िया सवाल है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ होकर 5 सेकंड तक एक समान त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गति करता है। अगले 10 सेकंड तक, तो बोला अरे सर अगला तो बहुत दूर है, पहले हम स्टार्टिंग का देख लेते हैं, स्टार्टिंग का निकालने की कोशिश करते हैं। मान के चलो कि यहां से इसने गति करना प्रारंभ करी, तो क्या होगा यहां पर? यहां पर इसने पहले यहां पर इसने टाइम t को 0 से शुरू की और पहले देखा तो प्रारंभ वेग 0 था। कितना त्वरण आया सर? सर त्वरण होगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। अच्छा, क्या निकालना है तुम्हें? कितना समय लगा? 5 सेकंड लगा, टाइम t को 5 सेकंड लगा। क्या निकालना है तुम्हें यहां पर? सर हमें यहां पर दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालना कोई बड़ी बात नहीं, इस दूरी को हम बोल देते हैं S1। सर 1 क्यों बोल रहे हो? अभी रुक जा बताता हूं, पहले निकाल के देख लेते हैं। ये होगा सर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, गति का द्वितीय समीकरण। आपको कैसे पता चला? हाँ, समय दिया है, दूरी पूछी है, प्रारंभिक वेग 0 है, हाफ इंटू ये 0 हो गया पूरा ना, 5 इंटू 0 करोगे 0 ही आएगा। त्वरण है 10 इंटू 5 का वर्ग, तो सर ये भी कट गया, ये आ गया 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 मीटर आंसर आ गया, 125 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि क्या बोला? अगले 10 सेकंड तक ये एक समान वेग से गति करता है, आने वाले 10 सेकंड तक ये एक समान वेग से गति करता रहेगा। तो यहां से चलना शुरू हुआ, 10 सेकंड तक चला, कितने वेग से चला? अरे अजीब मूर्ख आदमी है यार ये तो। क्यों भाई? अगर अब ये यहां पर नियत वेग से चल रहा है तो अब इसमें त्वरण नहीं है सर, तो त्वरण नहीं है मतलब वेग नियत आ गया। ओके सर, मतलब अब मुझे गति के समीकरण लगाने की जरूरत नहीं है। अरे त्वरण तो 0 हो गया, यहाँ पे त्वरण तो 0 हो गया, त्वरण 0 हो गया मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो दूरी होगी S2 दूरी हो जाएगी, इसको निकालना बहुत आसान। क्यों सर? क्योंकि अब त्वरण 0 है, तो S2 जो हो जाएगा वो चाल इंटू समय हो जाएगा, या विस्थापन निकालो मतलब वेग इंटू समय हो जाएगा, त्वरण तो ही नहीं। लेकिन सर समस्या ये है, मुझे तो चाल बताइए नहीं। प्रिंटिंग मिस्टेक से भरा सवाल, अधूरा सवाल, चाल पता ही नहीं कैसे कर लेंगे, मूर्ख सवाल। कर पाएंगे क्या?
सर शायद मैं निकाल सकता हूं यहां से, क्या बात कर रहा है। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं यहां पर चाल निकालने की t बराबर 5 सेकंड पर। क्यों करेंगे कोशिश? क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम यहां पर करेंगे कोशिश कि t बराबर 5 सेकंड पर निकाल ले हम इसकी चाल। तो t बराबर 5 सेकंड पर क्या होगी चाल? t बराबर 5 सेकंड पर v बराबर होगा u प्लस at। प्रारंभिक वेग है 0, त्वरण कितना है सर 10 और लगे है 5 सेकंड, मतलब 50 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई थी। तो समझ रहे क्या चालाकी है इस सवाल में। इस सवाल में जो दूसरी दूरी निकालना है उसके लिए पहले मुझे ये भी निकालना पड़ेगा कितनी चाल से चल रहा है, ये चालाकी है इस सवाल में। तो कैसे निकाला हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, त्वरण पता है सर हमें। तो कितना त्वरण है? त्वरण है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस आसानी से निकाल लिया। तो ये जो दूरी होगी होगा 50 इंटू 10। समय कितना आ गया? समय हो गया है सर अच्छा 10, तो ये हो गया 500 मीटर। अगले 10 सेकंड तक बोला है, तो टोटल दूरी जो हो जाएगी, ये होगा 500 प्लस 125, ये हो गया 625 मीटर। कितना हो गया? 625 मीटर। कितनों का आंसर आया था? हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। कितनों का आंसर आया था? 625 मीटर। कितनों का आंसर आया 625 मीटर? जिन जिन का आंसर आया था इस 625 की आंखों में आंखें डाल के बोलो कि तुझसे तो ज्यादा ले आऊंगा मैं नीट में नंबर, तुझसे तो ज्यादा ले आऊंगा नीट में नंबर में। 625 तेरी कोई गरज नहीं है हमें, तुझसे तो ज्यादा ही आएंगे। बोल दो इस 625 को आज इसके मुंह पे, बोल दो इसके मुंह पे, बोलो तुझसे तो ज्यादा आ जाएंगे मेरे, तुझसे तो ज्यादा आ जाएंगे। देख यहां पे फिर से क्या बोला, पहले नियत त्वरण था, तो नियत त्वरण था तो S1 दूरी थी, तो ये 125 मीटर चला, बिल्कुल S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरे वाले में क्या करा, दूसरे वाले में बोला नियत वेग से चला। कितनी देर तक चला? 10 सेकंड तक। सर ये नियत वेग कैसे निकाला आपने? ये वेग कैसे निकालेंगे? देख ऐसा हुआ, इसको अगर समझ नहीं आ रहा तो ऐसा समझो कि गाड़ी चली, मतलब एक बार पहले एक्सीलरेट करा 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 करा, फिर एक वेग आ गया, फिर उसी वेग से चलते रहे। जैसे अब गाड़ी चालू करोगे तो फिर बढ़ाते 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 50 मीटर पर सेकंड हो गई। अब फिर उसके हमने गाड़ी अब 50 मीटर पर सेकंड से चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, कितनी देर तक? 10 सेकंड तक। तो अब हमें ये निकालना था, हमें ये निकालना था कि ये आने वाले 10 सेकंड तक कितनी दूरी चलेगा। तो 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 10 इंटू कर दिया है ना। 50 कहां से आया? v बराबर u प्लस AT। प्रारंभिक वेग 0, त्वरण दिया 10, समय लगा 5 सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ, एक दो और सवाल बचे हुए हमारे, एक और सवाल है ना। देखो अब इस सवाल में क्या दिया हुआ है। अच्छा, इस सवाल से पहले ना मैं तुम्हें दूसरा वाला एक और सवाल करवा देता हूं जो थोड़ा सा और डिफिकल्ट है। ये थोड़ा इजी है, एक दो स्टेप में आ जाएगा, लेकिन हमारे लिए थोड़ा एक बड़ा वाला सवाल करना जरूरी है ना। देखो क्या बोला है सवाल में। सवाल में बोला है हमें, ये अच्छा सवाल है। सवाल में क्या बोला? सवाल में बोला हमें कि एक कण एक समान त्वरण से 4 सेकंड के प्रथम 2 क्रमांगत अंतरालों में 24 मीटर और 64 मीटर दूरियां तय करता है। कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा? बेटा बोला नियत वेग से गति कर रहा है। नियत वेग मतलब त्वरण 0 होगा। चल देखो, तो अब यहां पर क्या होगा। एक बच्चा बोल रहा है सर कल से ज्यादा मजा, कल से मजा नहीं आ रहा। यह है कि तू पढ़ना चालू कर दिया है ना, तो जो पढ़ेगा और मेहनत करेगा तो तुझे और मजा आएगा। ठीक है ना, और मजा आते जाएगा और मजा आते जाएगा और मजा आते जाएगा। ठीक है, ये चिंता मत कर, एकदम खेल बना दूंगा मैं तेरे लिए पूरा फिजिक्स, सबके लिए पूरा एक खेल बना दूंगा। जितना खेलोगे उतना मजा आएगा, जितना खेलोगे उतना मजा आएगा। जैसे गेम में ना, लूडो वूडो का गेम, अरे यार इस बार हार गया मैं, एक और बार गेम खेलूंगा और मजा आएगा। ठीक है, तो बस वही तलब आ जाएगी कि और करने का मन करेगा, और करने का मन करेगा, है ना। जितना खेलोगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है खेलना। ऐसा नहीं कि जरा हम देखेंगे, देखने में मजा नहीं आएगा। देखो एक कण एक समान त्वरण से 4 सेकंड तक चलता है। अच्छा
4 सेकंड तक चलता है। तो यहां से ये चला 4 सेकंड तक पूरा, ठीक है। अब बोला कि पहले 2 नियत त्वरण से चल रहा। अच्छा देख, अगर कोई वस्तु अगर कोई वस्तु नियत त्वरण से चल रही है तो वो हर सेकंड उसकी दूरी बढ़ते जाएगी, घटते जाएगी या समान रहेगी? बोलो। अगर कोई वस्तु, हाँ भाई चीतो, अगर कोई वस्तु नियत त्वरण से चल रही है तो हर सेकंड उसकी दूरी बढ़ेगी, घटेगी या नियत रहेगी? नियत त्वरण बोल रहा हूं, त्वरण, एक्सेलरेशन, है ना। कुछ के गांव में समान रहती, पता नहीं कौन सी गाड़ी है इनके ऐसा होता है कि स्पीड बढ़ाओ तो भी गाड़ी वैसी ही चलती रहती है। आग लगा दो इसी चीज को। अरे भाई बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। अगर तुम मान के चलो एक्सेलरेट कर गाड़ी, अबे गाड़ी की स्पीड क्यों बढ़ाते हो फिर? अजीब आदमी है इसका वही हो रहा है। इसी गाड़ी चालू करी, उसके बाद में फर्स्ट गियर डाला तब भी उतनी दूरी चल रही है हर सेकंड में, फिर उसके बाद में स्पीड बढ़ा ली फिर भी उतनी दूरी चल रही है हर सेकंड में, फिर और स्पीड बढ़ा ली फिर भी उतनी ही दूरी चल रही है हर सेकंड में। ऐसा कैसे संभव है? एक्सेलरेशन या स्पीड बढ़ाने का मतलब ही क्या, क्यों बढ़ाता है यार? देख इतनी सी बात है कि गाड़ी पर बैठकर क्या करा हमने, या साइकिल चला रहा है तो साइकिल में पेडल तेज मारेगा तो साइकिल और तेज चलेगी तो और जल्दी पहुंचेगा ना। मतलब अब वो और दूरी या हर सेकंड दूरी बढ़ती जाएगी, ज्यादा दूरी तय करेगा। अभी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर उसके अंदर बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो गई, मतलब अब 1 सेकंड में 10 मीटर हो गए, फिर 15 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 15 मीटर चल गई। तो मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्पीड बढ़ेगी मतलब क्या हुआ, या वेग बढ़ेगी या त्वरण होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हर सेकंड दूरी बढ़ेगी। अरे भाई ये तो मेरे को लगा तेरे को समझ में आ गया। एक लोती चीज मैंने सोची थी कि ये तो शायद अपने आप ही आ जाएगा। लिख लो यहां पर, लिखो यहां पर नियत त्वरण में, लिखो यहां पर, लिख लो नियत त्वरण। कहीं भी ऊपर जहां जगह हो, यहां पे जो गति के समीकरण लिखे हुए उसके वहां पे लिख लो नियत त्वरण में प्रति सेकंड तय दूरी बढ़ती है ना। जैसे मान के चल कि यहां पर वस्तु ने गति करना शुरू करी तो पहले सेकंड में इतना चली, अगले सेकंड में और ज्यादा, अगले सेकंड में और ज्यादा, अगले सेकंड में और ज्यादा, अगले सेकंड में और ज्यादा। अरे एक बात बता यार, तो एक बात बता, ये जिसने नियत बोला था, एक बात बता, ध्यान से दिमाग पर जोर लगा। अगर नियत ही होती तो ये समीकरण खेलने की क्या जरूरत थी? काय को 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया मेरी जिंदगी का। अरे काहे समय बर्बाद कर दिया? ये नियत त्वरण है तो यहाँ पे क्यों निकाल रहे कि nth सेकंड में तय दूरी? अगर समान ही होती तो फिर क्यों करूं, हटा दूं, सब मिटा दूं मैं। अगर समान होती, चल मान के समान है, तो फिर यहां तो बड़ा मजा आ रहा था तेरे को। हाँ सर, चौथे सेकंड में निकालेंगे, 5वें सेकंड में निकालेंगे, और अब बोल रहा बराबर होगी। ये क्या होगी? हर सेकंड में दूरी बढ़ते जाएगी। ये प्रथम सेकंड, फर्स्ट सेकंड, t बराबर 3, t बराबर 4 सेकंड, 5वां सेकंड, तो हर 1 सेकंड में बढ़ती जाएगी। अच्छा, अगर ब्रेक लगाएंगे तो हर 1 सेकंड में स्पीड कम होती जाएगी ना, वरना तेरे गांव में तो ऐसा भी हो जाए, हाँ सर ब्रेक लगा रहा फिर भी उतनी चल रही, तो ब्रेक क्यों लगा रहा? फिर कैसे रुकेगी गाड़ी? कभी कभी मस्ती मजाक में कुछ ऐसा पूछ रहा था जो मेरे को लगता है अरे ये तो क्या ही हो गया, मतलब ऐसा, सॉरी ऐसा मुझे नहीं, तुम्हें लगता है कि यह तो सर एक कण एक समान त्वरण से 4 सेकंड के प्रथम 2 क्रमांगत अंतरालों में 24 मीटर और 64 मीटर दूरी तय करते हैं। हाँ सर, नियत त्वरण से चल रहा है तो पहले 2 सेकंड में कम दूरी है, अगले 2 सेकंड में दूरी बढ़ गई, बढ़ना चाहिए थी, होना चाहिए था। मतलब क्या हुआ कि यहां पर इसने गाड़ी चलाई शुरू करी, ये 24 मीटर तय कर रही है, फिर उसके बाद में 64 मीटर, 64 मीटर, तो यहाँ पे t बराबर 0 है, यहाँ पर t बराबर 2 सेकंड है, यहाँ पर t बराबर 4 सेकंड है। ठीक है, अब हमें बस ये बताना है कि
अब ध्यान सुनना, बोला प्रारंभिक वेग 0। सूरज शर्मा, बिल्कुल सूर्य उदय हो गया है तुम्हारी जिंदगी में अब 2 मीटर पर सेकंड, बहुत ही बढ़िया। 90 मतलब मुझे ये आंसर याद नहीं, मैंने सॉल्व निकाला, लेकिन मुझे जहां तक याद है पिछले साल का भी सॉल्व किया था, 2 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। चलो देखो, तो 4 सेकंड में, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा है, प्रारंभिक वेग, मतलब यहां पर सर वेग 0 तो नहीं है, यहां पर प्रारंभिक वेग निकालना है, कुछ ना कुछ तो है, और त्वरण जो यहां है वही त्वरण यहां पर भी है। अब कैसे करेंगे सोचो, पहले तो बस इतना बता दो गति का कौन सा समीकरण लगाऊं, पहला, दूसरा या तीसरा, या अगर किसी को लगता है चौथा तो भी बता दो। करीना, अर्पी सिंह, विकास, अरे बहुत सही, आर के मुजफ्फरनगर। 2 कैसे लिख दिया शालिनी बेटा, वही देखना सवाल में क्या लिखा हुआ है, क्रमांगत अंतराल 4 सेकंड के प्रथम दो क्रमांगत अंतराल, मतलब 2 मतलब 4 के 2 हिस्से करें तो 2 सेकंड आएगा। अच्छा, तो प्रारंभिक वेग निकालना है, मैं क्या पूछ रहा था, कौन सा समीकरण लगाए, दूसरा लगा दो, बिल्कुल सही बात, दूसरा। तो दूसरा समीकरण क्या होगा, दूसरा समीकरण होगा s = ut + ½ at²। ये कुछ होनहार बच्चों ने इसका निर्णय कैसे ले लिया, कैसे बन गए एसपी सर के चीते, क्यों, क्योंकि सर समय दिया हुआ तो दूरी दी हुई है, प्रारंभिक वेग पता करना है, त्वरण नहीं पता, तो यही कुछ लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब देख कैसे पता चलेगा सवाल में कि क्या क्या दिया और कैसे कैसे हमको आगे बढ़ना है। हमें यहां पर दूरी दी हुई 2 सेकंड के लिए दी हुई सर 24 मीटर, बराबर होगा प्रारंभिक वेग पता नहीं, समय जो है वो 2 है, +½ इंटू त्वरण इंटू 2 का वर्ग, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो जगह 24 बराबर 2u + 2a। ठीक है, अब देख, रुक जा ध्यान से, अब तेरे पास एक और कंडीशन है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला कि क्या करना है, तो मुझे ऐसे पता चला कि देखो यहां पर ये 24 मीटर है, यहां 64 मीटर है, तो ये 24 मीटर चला, ये 64 मीटर चला, मतलब मेरे को फिर से गति का द्वितीय समीकरण ही लगाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। क्यों, क्योंकि मुझे u भी नहीं पता, a भी नहीं पता। तो अगर तुझे अगर दो चीजें एक ही समीकरण में नहीं पता है, तुम्हारे पास 2 चर है, तो उसके लिए एक और समीकरण लगेगा, ऐसा का ऐसा लगेगा, ताकि तुम u और v में एक और संबंध बना के सॉल्व कर लो। जैसे x और y का एक समीकरण है, तो x और y का एक और समीकरण चाहिए, ठीक है, जिसको सॉल्व करके हम आंसर निकाल लें। तो अब एक और समीकरण बनाएंगे। अच्छा सर, तो यहां पर हमने फिर से यही वाला समीकरण बनाने की कोशिश करी। अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे सर दूरी। ओके सर, तो दूरी कौन सी, सर 24 का तो यूज कर लिया, अब हम लिखेंगे 64 बराबर प्रारंभिक वेग u। अब समय कितना लगा सर, यहां से यहां तक का समय भी 2 सेकंड है, +½ इंटू त्वरण इंटू 2 का स्क्वायर। क्लियर है ये समीकरण? यह समीकरण कितनों को समझ में आया? यह समीकरण कितनों को समझ में आया? कितनों को यह समीकरण समझ में आ गया कि हाँ सर यह दूरी 64 है, प्रारंभिक वेग नहीं पता, यह 2 सेकंड समय है, त्वरण हमें पता नहीं, त्वरण तो समान ही, एक समान त्वरण से गति कर रहा है, और समय 2 सेकंड लगा। ठीक है, जिसको ये समझ में आया कॉपी में लिखो और उसके ऊपर क्रॉस लगाओ कि ये गलत है, ये गलत कर दिया मैंने, ये गलत कर दिया, लिख कॉपी में, उसके ऊपर क्रॉस लगा दे कि ये गलत कर दिया, ऐसा नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं कर सकते सर आप? सर अभी तो आप बोल रहे थे कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देख ये प्रारंभिक वेग कहां का है, बहुत ध्यान से सुनकर जाना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनकर जाना। तुमने 64 मीटर दूरी कहां की लिखी, 64 मीटर दूरी? सर हमने यहां की लिखी, तो ये प्रारंभिक वेग कायदे से तो यहां का वेग होना चाहिए। एक बात बता, अगर मान के चल तूने एक संतरा लिया, एक मौसम्बी लिया, एक आम लिया, है ना, और अगर तुमने संतरा खाया और संतरा खट्टा लग गया, तो इसमें आम की क्या गलती है? इसमें आम की गलती है क्या? तूने संतरा खाया और बोला अरे यार ये कैसा बेकार आम है, छी थू, आज के बाद मैं कभी आम नहीं खाऊंगा। तूने अभी यहां पर 64 रखा, तो इस समीकरण में तूने वैल्यू कहां की रखी? ये रखी। तो ये प्रारंभिक वेग मतलब कहां से देखना शुरू करा? यहां से। तो ये वाला वेग रखना था। अब तेरे को ये वाला वेग भी नहीं पता, तेरे को ये वाला वेग भी नहीं पता, तेरे को त्वरण भी नहीं पता, तेरे को तो कुछ भी नहीं आता फिर तो।
तो ये नहीं कर सकते। तो सर फिर क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार के सवाल के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये वाला वेग नहीं पता, तो इसी का फिर से यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, समय यहां से यहां तक पूरा रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने एक बार ये समीकरण लगाया t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड के लिए। अब हम फिर से यही समीकरण लगाएंगे, लेकिन अब हम लगाएंगे t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकंड तक। क्यों 4 सेकंड लिख रहा हूं मैं यहां पर? क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे, अगर मैंने यहां पर 4 नहीं लिखा तो मतलब मैं फिर यहां से लगा रहा हूं, और ये वाला, ये तो मेरे को वेग पता ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। फिर मैं यहां से लगाऊंगा, क्योंकि ये वाला वेग निकालना है, पता तो ये भी नहीं है, लेकिन इसमें क्या फायदा मिल जाएगा कि ये वाला जब समीकरण यहां से वहां तक के लिए लगाऊंगा, देख क्योंकि यहां से यहां तक तो लगा लिया, अब यहां से वहां तक के लिए लगाऊंगा, तो इसमें हो जाएगा टोटल दूरी होगा सर 24 प्लस, अच्छा ये 24 प्लस 64 कितना करो, ये क्या 88 आ जाएगा, तो हो जाएगा दूरी होगा। फिर से दूसरा समीकरण लाएंगे। देख जब भी ऐसा सवाल है, दो केसेस बनेंगे, ये केस 1 बना, ये केस 2 बना, और दोनों ही कंडीशन में ध्यान रखना समीकरण सेम यूज कर, समीकरण सेम ही यूज करना है। तो ये हो जाएगा। अब हाँ सर अब सही है, क्योंकि मैं जो आम खा रहा हूं वही खट्टा निकला है, तो ये हो जाएगा यूटी। अच्छा अब समय कितना लगा 88 कवर करने में, 4 प्लस हाफ इंटू त्वरण नहीं पता इंटू 4 का वर्ग, बस ही मेरा आंसर है। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? तो यहां पर क्यों कर रहा हूं मैं, क्यों ऐड कर रहा हूं, ये भी सबको पता होना चाहिए। और यहां पे प्रारंभिक वेग कौन सा लिया, ये वाला ना 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 नो 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 नो, यहां 64 लिखूंगा तो ये तो यू तो गलत आ जाएगा। फिर यहां से लिया ताकि इसी के सापेक्ष फिर से समीकरण बने। तो 88 बराबर 4u प्लस हाफ इंटू त्वरण इंटू ये 16 कट गया, 8 आ गया, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 88 बराबर 4u प्लस 8a। ठीक है, अब दो समीकरण बने, इन दोनों को हल कर लो, आंसर आ जाएगा। त्वरण भी आ जाएगा, प्रारंभिक वेग भी आ जाएगा। उसने वैसे प्रारंभिक वेग पूछा है, त्वरण नहीं पूछा। एक बार कुछ हिंट विंट दे देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए। क्या करो, यहां पर से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लो, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लो। तो देखो इसमें 2 कटेगा तो हो जाएगा 12 बराबर u प्लस a, इसे समीकरण नंबर 1 बोल दो। 2 कॉमन ले नीचे ले जा, 2 कॉमन ले नीचे ले जा, इसमें से 4 कॉमन ले नीचे ले जा, तो ये बन जाएगा कितना बनेगा, ये बनेगा सर 4, तो ये हो जाएगा 2 2 बराबर होगा u प्लस 2a। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्लियर है मामला? चल, तो अब इन दोनों का इस्तेमाल करके हम त्वरण और प्रारंभिक वेग का आंसर निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर। अब आपकी इच्छा है यार, आपको जैसे करना हो, जैसे सॉल्व करना वैसे कर। एक आ रहा है क्या? हाँ एक आ सकता है, एक या दो में से कुछ आंसर है, एक या दो में से कोई आंसर है ना। देखो तो कैसे आएगा यहाँ पर, आपको जैसा लग रहा हो यार, कैसा करना, कैसा लग रहा है सर, मतलब ये काम करो, इन दोनों को डिवाइड कर लो, या ये सॉरी इन दोनों को माइनस कर लो, या आपको तो u चाहिए तो यहां से a की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, जो आपको करना हो वैसा कर लो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं 22 मैं कर रहा हूं 22 बराबर u प्लस 2a, और नीचे पहला समीकरण लिख रहा हूं 12 बराबर u प्लस a। इनको मैंने घटा दिया, इनको घटा दिया, तो ये घटाऊंगा तो ये u से u कट जाएगा, ये 2a माइनस a होगा a के बराबर, और ये 22 में से 12 गए 10 बचा, तो त्वरण 10 आ गया, और त्वरण 10 आ गया तो 12 बराबर u प्लस a, और यहां पर 10 रखेंगे तो हो जाएगा 12 बराबर u प्लस 10, या u की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। त्वरण 10 और u 2। फिर से देखे थे पूरा सवाल एक बार फटाफट देखो।
क्या करना था, हमें बोला था कि पहले 2 सेकंड में 24 मीटर है, फिर अगले 2 सेकंड में 64 मीटर दूरी तय करी। प्रारंभिक वेग नहीं पता, तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर हमने बोला प्रारंभिक वेग है u, जो कि नहीं पता, u बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया, त्वरण a है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर जब हमने लिखा कि यहाँ पर त्वरण समय 0 है, यहाँ का समय 2 सेकंड है, यहाँ का समय 4 सेकंड है, अब हमें गति का द्वितीय समीकरण लगाना है। तो पहले हमने 2022 में भी एग्जैक्ट ऐसा कैसा सवाल था, है ना। तो यहां पर ये जो था वो ए से ये 0 से यहां तक के लिए हमने सॉल्व किया, वैल्यू चेंज कर दी इस बार मैंने ना, तो यहां से यहां तक के लिए सॉल्व किया, तो इसके लिए आंसर कितना आएगा सर, 24 बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फिर यहां से यहां तक के लिए लगाया, तो समीकरण लगा, 2 समीकरण बने, दोनों को सॉल्व कर लिया। यहां से यहां कर सकता था, लेकिन फिर यहां का वेग निकालना पड़ जाता, जो फिर से नहीं पता मेरे को, तो वो मजदूरी हो जाती। ठीक है, चलिए भाई, तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं ना। फिर से कहानी वही है या बातें वही है कि सभी को अपनी कॉपी के ऊपर हाथ रख के वचन लेना है कि क्लास खत्म होने के बाद में ये सब कुछ जितना मैंने बताया, जितने क्वेश्चंस मैंने कराए, सारे क्वेश्चन कम से कम 2 बार करने ही है। कल की क्लास जो होगी, कल की क्लास में मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दूंगा और मैं गुरुत्व के अधीन गति पढ़ाऊंगा। गुरुत्व के अधीन गति पढ़ाएंगे तो ये अभी हमने जो पढ़ा वो और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्व के अधीन गति पर ही बेस, या जो पूरा गुरुत्व के अधीन गति है वो पूरा जो भी हमने पढ़ा नियत त्वरण सब सेम ही है। गुरुत्व के अधीन गति में भी नियत त्वरण ही तो होता है। बेटा ये कौन सा सुमित, बेटा क्या खा रहा है आजकल, ये कौन सा नियम है, S2 माइनस S1 बटे में T कर दो, ये द्वितीय नियम हो गया, ये कौन सा नियम है, किससे फिजिक्स पढ़ रहा है ये? कहीं आजकल तेरे सपनों में न्यूटन तो नहीं आ रहा है, कुछ अलग पढ़ा के जा रहा हो जो हमें भी नहीं पता हो। चलो भाई, तो आज की क्लास नहीं रखते। ओ भाई चलो जल्दी से चले जाओ, 5-1 मिनट में तुम्हारी केमिस्ट्री क्लास शुरू हो जाएगी। जब मंदन 0 होगा कल छुट्टी करा दो बेटा। अभी पार सर से बात करना ना, आप पार सर से बात करना, पार सर करवा सकते हैं, पार सर के पास है अल्टीमेट पावर, पार सर ही करवा सकते कल की छुट्टी। मैं तो छोटा आदमी हूं, मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैं तो फिजिक्स पढ़ा लूं बस। ठीक है, हाँ, तो आप पार सर को बोलिए, पार सर के पास असीम शक्तियां है, वो आपकी छुट्टी करवा देंगे कल। गलत हो गया क्वेश्चन। अच्छा, एक बच्चा बोला सर क्वेश्चन गलत हो गया, एक बार फिर से देख लो। मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ सही सॉल्व किया है, सॉल्यूशन चेक कर लेना, अगर कुछ गलती होगी तो कल हम एक और बार सॉल्व कर लेंगे। प्रहलाद राव एक बार बता देना, है ना, कोई ना, अगर कुछ नहीं होगा तो कल फिर से मैं करेक्ट करवा दूंगा इसे। चलो भाई, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना, मिलते हैं हम कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।